मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं प्रमोद कुमार आपका हिंदी शिक्षक हूँ। पिछले माह में आपकी हिंदी की अध्यापिका के द्वारा भाषा माधुरी पुस्तक में पाठ 5 तक के सभी कार्य पूरे करवा दिए गए थे। अब मैं आप सभी को पार्ट 6 से शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले पाठ प्रारंभ करने के पहले मैं आपको बता दूं कि नदी यहाँ पर कविता के कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं, जिनका जन्म 5 जनवरी 1923 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में एक पुराना जगह है, वहीं इनका जन्मस्थली है। मृत्यु 10 अक्टूबर को हुआ था और इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं। बाल साहित्य, अनुवाद, संपादक, प्रमुख रचनाएं भी हैं, रेल की सीढ़ी, पिकनिक आदि। मेरे प्यारे बच्चों, आज नदी यहाँ पर कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले, नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर वह निरंतर चलती ही जाती है, जब तक वह अपने लक्ष्य यानी समुद्र को नहीं पाती या समुद्र में जाकर नहीं मिलती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटी नदियाँ होती हैं, वह आखिर में जाकर सागर में मिल जाती हैं। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर सागर को पानी तक के सफर में वह हमारी अनेक जरूरतों को पूरा करती है, और जैसे वह सबको पानी देती हैं, वह खेतों को अपने जल से सींचती हैं तथा हमारी फसलों को धानी का अर्थ होता है बच्चों हल्का हरा रंग के समान फसलों को कर देती हैं। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती हैं लेकिन थकती कहीं नहीं। नदी हमेशा एक समान नहीं बहती, कहीं वह सीधी होती है तो कभी टेढ़ी बहती हैं, कहीं कहीं हवाओं की वजह से उसमें लहरें भी उठती हैं, फिर भी वह कभी थकती नहीं है, जब तक कि वह अपने लक्ष्य को पा नहीं लेती। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती हैं, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती हैं। कहीं करारों गड्ढों यानी गड्ढों करारों में छिप सी जाती हैं, तो कहीं मैदानों में खुलकर अपनी विशाल रूप में बाहर आती हैं, मानो जैसे लुका छिपी का खेल खेल रही है, और कहीं बिल्कुल ही खो जाती हैं। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। पर्वत पर से नीचे जब आई तो धीमी धीमी चाल हो गई, जैसे मानो कि वह थक कर सुस्ता रही हो। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो नदी का बहाव काफी तेज होता है, वह बहुत तेज गति से, तीव्र गति से नीचे आती है, और जैसे जैसे नीचे आती है उसकी चाल धीमी हो जाती है, जैसे मानो वह अब थक गई और थक कर आराम कर रही हो। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। नदी अपने जल को चारों दिशाओं में फैलाती और बिखेरती जाती है, जिसके कारण चारों तरफ हरियाली फैल जाती है।
नदी हमारी निस्वार्थ भावना से सेवा करती है। हम उसके जल का उपयोग कई कामों में करते हैं, फिर भी वह इसके लिए कभी बुरा नहीं मानती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। किसको पता है कि नदी कहाँ से आई है और कब, मगर रहेगी चलती ही। लेकिन यह चलती ही रहेगी, अपने कामों के लक्ष्य पाने के लिए चलती रहेगी। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सदा जिस प्रकार एक दिया जलती है, उसी तरह यह जगमग सदा जलती ही रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। सागर में जाकर मिलने तक की सफर में वह निरंतर रात दिन चलती ही रहती है, जब तक कि वह सागर में जाकर मिल नहीं जाती। फिर अंत में वह सागर ही बन जाती है। ये आपकी कविता हुई। इसमें कहने का तात्पर्य ये हुआ कि नदी की इस कविता से यह हमको आज शिक्षा मिलती है कि नदी की मंजिल को पाए बिना आराम का कोई मायने नहीं है। हमारा जीवन दूसरे के काम आवे, इसका भी ध्यान हमें रखना है। जीवन में सुख दुख का दौर चलते रहता है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, यही जीवन की असली पहचान है। इसलिए जीवन में लोगों की भलाई हमें हमेशा करनी चाहिए। मानव को परोपकारी बनकर जरूरतमंद लोगों को सहायता हमें हमेशा करनी चाहिए। यही नदियों में परोपकार की भावना यही छिपी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आपको इससे क्या शिक्षा मिला सो आप जान गए। अब इसका कवि का कहने का भावार्थ यह है कि नदी पहाड़ों की गुफाओं से निकलकर समुद्र तक पहुंचने में अपने आप रास्ता करती हैं। वह बाधाओं से जूझती हुई स्वयं आगे बढ़ती जाती है। इसका भाव यह है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता अपने आप होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने हम मानव के लिए, मनुष्य के लिए कुछ न कुछ हर पंक्तियों में सीख दी है। हर पंक्तियों में इसका भाव यह है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। मानव प्रकृति से जीवन भर सीखता रहता है। नदी हमारी परोपकार करती है, कल्याण करती है। उस दूसरी पंक्ति में यह भाव है कि नदी लंबी राह तय करती हुई आगे बढ़ती जाती है और खेतों की प्यास और आदमी की प्यास बुझाती हुई लोगों की भलाई की भावना से निरंतर आगे बढ़ती जाती है। तीसरी पंक्तियों में दिया है कि नदी परिस्थितियों के अनुसार अपनी राह बनाती हुई आगे बढ़ती है। मंजिल के पाए बिना उसे चैन कहाँ है, वह कभी थकती नहीं। चौथी लाइन में नदी मैदानी भाग में आकर शांत और स्थिर सा दिखाई देती है, अर्थात नदी की पानी की तरह आदमी में भी अच्छाई आती है तो वह विनम्र और शांत हो जाता है। पांचवा में है कि जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो नदी का बहाव काफी तेज होता है। वह बहुत तीव्र गति से नीचे आती है, जैसे नीचे आती है मानो थक कर आराम कर रही है। छठे लाइन में है नदी अपने जल को चारों दिशाओं में फैलाती बिखेरती जाती है, जिसके कारण चारों ओर हरियाली फैल जाती है। हम उसके जल का उपयोग कई कामों में करते हैं और बुरा कभी नहीं मानती। सातवां पंक्तियां में है कि यह नदी धरती पर कब और कैसे आई,
इसका कोई प्रमाणिक आधार ढूंढना बड़ा कठिन कार्य है। कोई कहता है कि यह नदी महाराज भागीरथ की देन है, तो कोई कहता है कि ग्लेशियर के पिघलने से जैसी बातें करता है। सच्चाई जो भी हो, यह तय है कि नदी गुफाओं से निकलकर चट्टानों से जूझती हुई उन्हें चूर चूर माने बालू को आगे नदी बढ़ती है। यही उसकी पहचान है। नदियों में परोपकार की भावना छिपी है। मानव को भी परोपकारी बनकर जरूरतमंद लोगों को मदद करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नदी यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हुए हैं पाठ में, उसको मैं आप लोगों के पास भेज भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, समझ लेंगे। सागर का अर्थ होता है समुद्र। सींच सींच कर सिंचाई होता है, पेड़ पौधों को पानी देना। धानी, धान की हरी पत्तियों के रंग जैसा हल्का रंग। करारो, ठहराव, स्थिरता। धीमी धीमी, धीरे धीरे, सुस्ताई, आराम करना। बिखराती, फैलाती। जगर मगर, जगमग, तेज तीव्र गति। जो शब्दार्थ हमने लिखवाया है उसको अपने क्लास वर्क की कॉपी में नोट कर लेंगे। मैं भेज भी दिया हूँ और गृह कार्य कुछ दे रहे हैं। गृह कार्य में इन शब्दों को, जो शब्द भेज रहे हैं, उसको 5-5 बार आप शुद्ध शुद्ध बर्तनी से लिखेंगे। सबसे पहले इसमें सींच सींच कर, करारो, लुका छिपी, टेढ़ी, धानी, थक कर, सुस्ताई, बिखरती। इनको, ये जो भी शब्द दिए गए हैं, ये 8 शब्द को 5-5 बार अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और कॉपी में लिख लेंगे और यही अगला गृह कार्य रहेगा। अगले बार इसको आप गृह कार्य में पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अब इस कविता को, जो नीचे प्रश्न नंबर 4 दिए गए हैं, 4 का क, ख, ग, घ, अंग पूरा करना है। जो आपको कविता शब्दार्थ एवं कठिन शब्दों को अपने कॉपी में लिखना है और इस अभ्यास कार्य को जो अभी कराने जा रहे हैं उन्हें केवल अपनी पुस्तक में पेंसिल के द्वारा ही लिखेंगे। सिर्फ पेंसिल से लिखना है। मैं उसी को कराने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 में आप देखिए, चलते चलते सागर को, नीचे में उसी पंक्तियों को पूरा करते हुए लिखा गया है। आखिर में वह पाती है। ख में है सींच सींच कर खेतों को, फिर पंक्ति पूरा नीचे किए हुए हैं, फसल बनाती है धानी। ग में है खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। घ में है एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। इसको पुस्तक में ही करना है, पेंसिल के द्वारा ही आप करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर 5 में आ जाइए। 5 में है कि कविता की पंक्तियों को पढ़कर उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें 4 दिए हुए हैं। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। 5वां का क में है, नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है। इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सागर में, पर्वत पर, मैदानी भाग में। इसमें किसी एक में टिक लगाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मैदानी भाग में। ख में है, पर्वत पर नदी की गति तेज कैसे हो जाती है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब नदी सुस्त नहीं चुस्त होती है, जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है,
जब नदी जल्दी सागर में मिलना चाहती है। ये तीनों से उत्तर इसका 2 नंबर, जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है, उसमें हम टिक करेंगे।